नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका आज टेस्ट भी हो जाना है कि आपको मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और अगर इस 30 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन से ऊपर अगर क्वेश्चन सही होते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, आप अच्छे लेवल में हैं। और अगर इसे कम होता है तो फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना यह सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन में हमारे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमारे बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो अभी करंट के ही सारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो हमारा एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ जो कि अभी कैंसिल हो चुका है, तो जो लेवल इस एग्ज़ाम का था, जैसा क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें रखने की कोशिश की है जो कि उसी एग्ज़ाम वैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, और अभी इस वीडियो में हमारा जीएस ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट पार्ट इसका, तो उसमें हम हिस्ट्री और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह सही है। सुरक्षा फ्यूज क्या होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, हाँ सही है, क्योंकि विद्युत धारा जैसे ही सुरक्षा फ्यूज में बहती है तो उसका अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा धारा प्रभावित होने लगती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो टेम्परेचर उसका फ्यूज का ज़्यादा होता है और वो पिघल जाता है ना। विद्युत जनरेटर की बातें हैं कि वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है, तो ये तीनों सही है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? देखिए, जैसा जो नाम होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकट की वस्तु को सही देख पाता है, दूर की वस्तु को सही नहीं देख पाता। जैसे नाम है दूर, दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है, दूर की जो वस्तुएं हैं उनको सही देख पाता है और निकट की वस्तु को सही नहीं देख पाता है। ठीक है, जरा दूर दृष्टि जो होता है उनमें ये दोनों खामियां हो जाती है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। आप अपना आंसर करते रहिएगा क्वेश्चन का, साथ में मैं आपको भी आंसर दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोनार की बातें हैं। सोनार जो होता है वह साउंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन मिल रहे हैं एक्सरे, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये तीनों अलग ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और इसमें हमारा ये सोनार की जो बातें हो रही हैं वो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो साउंड का टेक्निक पर काम करता है ना। साउंड नेविगेशन उसका नाम ही है सोनार के लिए। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों उस ऑप्शन में नहीं आते। सोनार के लिए ये तीनों तकनीक इसमें नहीं आते हैं, ये साउंड में आता है ना। सोनार का यूज करके जो ये शिप है तो नीचे पानी में डूबे हुए कोई भी सामान का पता लगाने का, गहराई का पता लगाने का, या पनडुब्बी कितनी नीचे है, ये सारी चीज़ों का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बिजली का निर्वहन, विद्युत आवेश का संचय और इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग वहाँ होगी जहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉन को किसी परिपथ में या किसी संधारित्र में हम उसको भरते हैं,
तो वैसी तो चार्जिंग की बातें यहाँ नहीं होती। बिजली गिरने की बातें जो होंगी वो हमारा बिजली का एक जगह से दूसरे जगह का चलना होता है, बिजली का निर्वहन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2012 में सन CERN यूरोपीय प्रयोगशाला है, वहाँ पर गॉड कण का खोज किया गया था। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह जो कण है इसका वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसोन। ठीक है, ये नाम है हिग्स बोसोन। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, आप मेरे इस चैनल में वो वीडियो को सर्च कर सकते हैं। हिग्स बोसोन के नाम का जो तत्व की बात है उस तत्व के चैप्टर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसका डिटेल उसमें मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। आ जाइए, देखिए, विवर्तन झंझरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा क्या क्या हो सकता है, विवर्तन पैटर्न एक साथ सकीन और सघन हो जाता है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ नीली रोशनी की बातें हो रही हैं। तो नीली से पीली होने में ऐसा नहीं होगा। विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता, चेंजेस तो होगा क्योंकि जैसे ही लाइट बदलती है उनका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो सकता है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा क्योंकि आपको पता है नीली रोशनी का पीली रोशनी से जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है। तो पीली रोशनी का जैसे ही प्रयोग होगा विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए, रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। सीवी रमन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, रमन प्रभाव के लिए। और उन्होंने इसमें क्या बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, उसमें दोनों चेंजेस होते हैं। और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। जब सुरेश को नहाना होता है तो उसके पास पानी की दो आधी भरी बाल्टियां होती हैं। एक बाल्टी में पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरे बाल्टी में पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। नहाने से पहले उसके दिमाग में दो योजना है। अब यहाँ योजना पढ़ लेते हैं। पहला योजना क्या है, वो दोनों पानी को एक साथ बाल्टी में मिलाता है और स्नान करने से पहले 20 मिनट तक प्रतीक्षा करता है। दूसरी योजना क्या है, सबसे पहले वह 20 मिनट प्रतीक्षा करता है, मतलब यहाँ दोनों में अलग अलग पानी भरे हुए हैं दोनों बाल्टी में, एक 25 डिग्री सेल्सियस वाला और 60 डिग्री सेल्सियस वाला। और वो फिर 20 मिनट वेट करने के बाद वो पानी को मिलाता है। तो यहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि आप भी गर्म पानी मिलाकर बाल्टी में जब नहाते हैं तो जब कोई दूसरा नहाने वाला होता है तो जब भी हम बर्तन में पानी भरे रहते हैं तो बाल्टी में जब डाल के वेट करते हैं, है ना, इसमें डाल के अगर हम वेट करते हैं तो ये जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, और अगर हम बर्तन में ही रखे हुए रहते हैं और बाल्टी में जब नहाने जाते हैं तब मिलाते हैं तो उस टाइम ये उससे ज़्यादा गर्म मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है, अब उस पर आइए, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है कि इस बात के लिए वो असमंजस है कि कौन सा सही योजना है कि उसको पानी गर्म मिल सके, है ना। ये योजना 1 सही है या फिर योजना 2 सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा योजना 2। योजना 2 में क्या था कि वह दोनों को अलग अलग रखता है, 20 मिनट वेट कर लेता है और फिर उसको मिलाता है तो उसको पानी गर्म मिलता है बजाय पहले वाले का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आइए, सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है। अब दोपहर के समय में ही क्यों सही प्राप्त होता है, ज़्यादा क्यों प्राप्त होता है, ये बात हमें
बताना है। तो उस टाइम क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत सीधे गिरती हैं, और उस टाइम जो प्रकाश का विकिरण का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है ना। इस वजह से दोपहर में जो हमें ऊर्जा मिलती है वो उसका जो उत्पादन होता है वो उच्चतम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है। अब इसमें ऐसी कौन सी धातु है जो संक्षारण नहीं करती है। एक जो संक्षारण की धातु मुझे दिख रही है वो लोहा है। इसके बाद सोना और प्लेटिनम, ये दोनों ऐसी धातु है जो संक्षारण नहीं करती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नहीं, इसमें हमारा क्या है, संक्षारण नहीं करती है, ये चीज़ बताना है ना। हाँ, तो सोना और प्लेटिनम ये दो ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। वसा और तेल युक्त में जो चीज़ मिलाएंगे उसको बोलेंगे एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर क्या है, सी होगा। आप दोस्तों मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर लीजिए और नोट किए रहिए और फिर मिला लीजिए, देखिए आपका कितना आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 देन 14। ये दोनों ऑप्शन आपके सामने है, आप दोनों क्लियर कर लीजिए। तब तक मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है, तो ये क्या होता है, विस्थापन प्रतिक्रिया होती है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक को हटाकर, जैसे ए है और बी है, तो इसमें अगर यहाँ पर जैसे हमारा ZnSO4 है ना, और Cu इसके साथ रिएक्शन करना है, तो इस तरह का अगर कोई SO4 को हटाकर दूसरा उससे रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ वैसे अभिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहेंगे। विघटन प्रतिक्रिया में वो चीज़ चेंजेज होकर किसी दूसरे में चेंज हो जाता है, जैसे हमारा Fe और O ये फेरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो FeO जो बन जाता है वो Fe का क्या होता है, वहाँ पर विघटन होता है। तो यहाँ पानी में ऐसी कोई तो चीज़ें है नहीं, तो हमें ये मिलेगा राइट क्या है, सी संयोजन प्रतिक्रिया है। यहाँ पर H और OH क्या होते हैं, ये दोनों का संयोजन होता है। ठीक है, तो ये संयोजन प्रतिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है, कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो हमें खट्टे वालों में मिलता है, टार्टरिक जो होता है वो हमें इमली वगैरह में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 100% शुद्ध एथेनॉल को कहा जाता है। अगर 100% जो हमारा एथेनॉल है तो उसको बोलेंगे पूर्ण शराब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण शराब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बाद में बातें करते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। ठीक है, ये दो मुझे सही लग रहा है। तीसरी की बात क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो तीसरा जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बोला हुआ है। तो अभी फिलहाल मुझे जो दिख रहा 1 और 2 तो सही है, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच में आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प चुनना है। ठीक है,
तो यहाँ जो बातें हो रही हैं वो किसकी है? हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु का, है ना। इसमें उनके कणों के बीच का आकर्षण बल का बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो एक बात बताइए, जब गैस होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मिनट, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? कम होता है। अब इनसे बड़ा जो होता है वो लिक्विड का होता है, ठीक है, इनसे बड़ा लिक्विड का होता है, ठीक। और फिर इससे बड़ा जो होगा वो सॉलिड का होता है, ठीक है। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं, ठीक। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, ठीक है। और जो सॉलिड की बातें हो रही है वो एकदम पास है, क्लोजली पैक होते हैं। तो इस वजह से इसके जो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है। तो ये हमारा अरेंजमेंट है, इसके अकॉर्डिंग और कोई मिलता है तो ऑप्शन ले लीजिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें है हाइड्रोजन गैस, गैस है, पानी है और लोहा, ये धातु है। नमक, वायु, नमक और रस है, नमक, रस और वायु है, ये तो उल्टा हो जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बस एक ही है, वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? यहाँ देखिए जो बातें हो रही हैं मोल की बातें हो रही हैं, और मोल आपको पता है कोई भी वैल्यू का अगर मोल हमें फाइंड करना है, मोल की संख्या, तो मोलों की जो संख्या होती है वो उसके जो भी लीटर या जो वैल्यू दिया होता है उनका, उनके जो एटॉमिक भार जो होंगे तो उनसे डिवाइड करने पे मिलता है, ठीक है। तो जब 2 मोल दिया हुआ है सबका, दोनों का 2 मोल दिया है, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा, यहाँ ए का होता, अगर 2 मोल दिया होता सुक्रोज, ए वाले ऑप्शन में सुक्रोज दिया है, तो यहाँ ये ऑप्शन तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0.2 मोल दे दिया। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, CO2 है और CO3 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वजन की बातें हो रही हैं, वो आंसर आ जाएगा, इसमें 3 मॉलिक्यूल आ गए ना, C और O, और 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है, लेकिन ये 2 ही अणु हैं। तो इस वजह से ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में इसका जो वजन होगा ये अधिक होगा CO3 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है? हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है आपका खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया। बी ऑप्शन है आपका वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान। और इसके बाद सी है आपका वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। और इसमें दिया है एक से अधिक, तो मुझे लगता है कि इसमें ये एक से अधिक ही ऑप्शन जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है? 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो गया डी। चलिए 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपके सामने है, जल्दी से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? कौन सा ऐसा है जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा? NaCl का पतला घोल। देखिए टिंडल प्रभाव किसमें मिलता है? टिंडल प्रभाव जो हमें एक आपको जानते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस में भी उसके 2-3 पार्ट हैं, तो उसमें से अगर जैसे स्याही का घोल है या ऐसे और भी चीज़ें हैं जिसका घोल है जो उसमें पूरी तरह से घुल नहीं रहा, तो वैसी चीज़ें जो उसमें पूरी तरह से घुल नहीं रही हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाती हैं, जिसमें NaCl भी आ सकता है, स्टार्च सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन आएगा वो हो सकता है डी, डी ही राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इसमें डी आपका ये राइट आंसर होगा।
एक से ज़्यादा ही होंगे जिसमें टीडर प्रभाव हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है? हृदय संकुचन के दौरान, संकुचन मतलब हृदय जब फूलता है और सिकुड़ता है, तो जब संकुचन होता है तो रक्त के वापस प्रवाह को उसमें अंदर में वाल्व होती है ना, आपको पता होगा 2 वाल्व भी है जो अंदर के जो ब्लड है उनको फिर रोकती है ना, उसके प्रवाह कि फिर वह बाहर ना निकल जाए। तो वहाँ पर वाल्व जो होता है वही डब डब लब डब की आवाज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है रोकने वाली, वो होती है, एक तो वाल्व का होता है, वाल्व का काम है उसको निकलने देना और फिर उसको वापस नहीं आने देना, है ना। हृदय संकुचन के दौरान क्वेश्चन में जो है वो मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है, वापस प्रवाह नहीं आने देता है। तो ये आपका हो जाएगा हृदय के वाल्व, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था ना, तो 21 के बाद आते हैं 22 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। स्टेपिडियस है एक हड्डी, मांसपेशी, नस या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। यहाँ स्टेपिडियस की जो बातें हो रही हैं वह मांसपेशी है। ठीक है, वो क्या है? मांसपेशी है। ठीक, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस के नाम आता है ना, लेकिन स्टेपिडियस जो है वो क्या है? मांसपेशी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 है आपका, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एपोडा यूरेडेला, नहीं, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन अनुरा। ठीक है, मेढक और टोड दोनों एक ही है ना। टोड जो होता है वो छोटा बच्चा होता है मेढक का, उसी को टोड बोलते हैं। तो ये अनुरा के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 पर। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। तो यहाँ आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन, यही होता है। ठीक है, मांसपेशी में जो संकुचनशील प्रोटीन होंगे वो एक्टिन और मायोसिन ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। यहाँ जो आपका आंसर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है आपका 26 और 27। बताइए, 26 है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको सही दिखे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। आपके सामने आपका ऑप्शन भी दिख रहा होगा। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, पुरस और फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, वो इसमें से कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है ना। कोशिका द्रव इसमें भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की बातें दे दी है, माइटोकॉन्ड्रिया रूट में होता है। चलिए पुरस है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव, हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक जीव, सभी हरे पौधे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटिस्टा सबसे पहला हमारा एनिमल ग्रुप है, एनिमल का समूह है, जिसमें एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव मिलते हैं। ठीक है, एक कोशिकी यूकेरियोटिक जीव मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं रबी की फसलें कहलाती हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसलें हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं, है ना। ये आपका 28 में ये सारे ऑप्शन क्या हैं? सारे ऑप्शन ही रॉन्ग हैं। वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है उसको खरीफ बोलते हैं, यहाँ पे इसको रबी बोला है ना, तो ये भी गलत है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सभी रबी बोला है, जो कि ये खरीफ होती हैं, खरीफ होता है ये। शीत ऋतु में खरीफ नहीं होती है भाई, शीत ऋतु में जो बोई जाती हैं उसको रबी फसल बोलते हैं, जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं, है ना। तो ये भी रॉन्ग है, तो ये तीनों ही रॉन्ग ही ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है 29 और 30। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 29, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पत्तियों का, फलों का, फूलों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पोमोलॉजी जो होता है वो होता है किसका अध्ययन? फलों का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुंडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। जो सिकुड़ती है तो उसके सिकुड़ने का जो गति होता है उस गति को कहा जाता है, तो उस गति को कहा जाता है केमोनेस्टी। ठीक है दोस्तों, मैंने शॉर्ट में ही करना था इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वीडियो भी मैं दूंगा, तो उसमें ये सारे जो भी आपने क्वेश्चन देखा है उसका डिटेल भी होगा और उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक भी होंगे। तो उस टॉपिक को देखने के लिए भी आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ से जो भी वीडियो जाए, जो भी अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।